दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एक कथन है, हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है और हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। यह कथन किस सिद्धांत के उपागम से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो वो थे वी गिरी। वी गिरी का संबंध जो है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा? तो वो थे टी कृष्णमाचारी। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट या अभिकर्ता होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ डिवाइन की रचना दोस्तों महर्षि अरविंद या जिन्हें कि आप अरविंदो कहते हैं उनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? निर्बल शक्तिशाली राज्य एक विरोधाभासी टर्म है। किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो दोस्तों सही उत्तर है लॉयड एंड सुजन रुडोल्फ ने भारत को एक निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संगठन के सिद्धांतों की खोज करने के क्रम में पोस्ट कार्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों संगठन के सिद्धांतों की खोज जो है लूथर गुलिक और एल उर्विक दो विचारक हैं, इन्होंने किया था। लेकिन पोस्ट कार्व की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन सबसे पहले लूथर गुलिक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी विचारक विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। जबकि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्यान जो है वो मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन में आपके विंसेंट डी गोर्ने और मैक्स वेबर दोनों रहेंगे, लेकिन नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द सिविक कल्चर। द सिविक कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ग्रेवियल आमंड और सिडनी बार्बा द सिविक कल्चर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको शार्ट में इंडिया आफ्टर गांधी भी कहा जाता है, लेकिन पुस्तक का पूरा नाम है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। दोस्तों रामचंद्र गुहा भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं और इनके द्वारा इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वह धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं, ये कथन किसका है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन महात्मा गांधी का है। इन्होंने कहा था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं वो धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। अर्थात गांधी जी का मानना था कि राजनीति और धर्म एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन राजनीति जो है वो धर्म का जिसका अर्थ हिंदू मुस्लिम इन सब धर्मों से लिया जाता है उससे नहीं, बल्कि गांधी जी ने धर्म का व्यापक अर्थों में या नैतिक अर्थों में प्रयोग किया है। और गांधी जी धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के पोषक थे। अगला प्रश्न, एक पुस्तक है इंपीरियलिज्म सोशल क्लासेज। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इंपीरियलिज्म सोशल क्लासेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? जोसेफ शुम्पीटर। जोसेफ शुम्पीटर दोस्तों इंपीरियलिज्म सोशल क्लासेज पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो
प्रथम हूवर कमेटी यानी हूवर आयोग जो 1949 में गठित हुआ था, इसने सबसे पहले परफॉर्मेंस बजट शब्दावली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्र संघ दोस्तों लीग ऑफ नेशंस जो कि सबसे पहला वैश्विक संगठन था, इसकी संकल्पना के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्र संघ की जो संकल्पना थी उसका प्रारंभ अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया था। तो दोस्तों राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तीस्ता नदी जल विवाद बहुत ही चर्चा में रहता है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच है तीस्ता नदी जल विवाद। अगला प्रश्न, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का वास्तविक विश्व जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखक C.B. मैकफर्सन हैं। C.B. मैकफर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और इनकी पुस्तक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग ये दिसंबर 2005 में आयोजित किया गया था या स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति आयोग। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? लेनिनवाद जो है साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है, यह कथन स्टालिन का है। जोसेफ स्टालिन ने कहा था कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रिपोर्ट को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। इसको अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर इसकी निंदा की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित, किस विचारक द्वारा मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों जॉन लॉक जिसको कि उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, उसके द्वारा मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मूल्य के श्रम सिद्धांत में ये माना जाता है कि कोई वस्तु जो है उसमें यदि किसी ने अपना श्रम लगा दिया तो वह वस्तु उसी की हो जाती थी, इसी को मूल्य का श्रम सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व को संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों संसद की सर्वोच्चता जो है वो ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान में प्रतिपादित की गई है। इसमें ये माना जाता है कि संसद सर्वोच्च है और अन्य चीज़ें गौण हैं, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि संसद किसी पुरुष को महिला या महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का जनक किस विचारक को माना जाता है? लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक अपने लेख में ये प्रतिपादित किया कि लोक प्रशासन जो है प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं और इसे अलग विषय के रूप में अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले शीत युद्ध यानी कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये हैं बर्नार्ड बरूच ने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने गुटनिरपेक्षता को गठबंधन से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया? ये हैं जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन्होंने गुटनिरपेक्षता को कहा था कि गुटनिरपेक्षता गठबंधन से पृथक रहने की नीति है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारत में एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस निकाय को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा निकाय
भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, ये हैं राज्य की विधान परिषदें। राज्य की विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? दोस्तों, ये कथन डेविड ईस्टन का है और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के प्रतिपादन के क्रम में ये कथन कहा था कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास की विशेषताओं का सही क्रम क्या है? तो राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं हैं उनका सही क्रम दिया गया है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषताओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो ये है दोस्तों केरल राज्य था जहाँ पर CPI की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के राष्ट्र जो दोस्तों जो विकसित पहली दुनिया के राष्ट्र जो पूंजीवादी देश हैं, दूसरी दुनिया जो साम्यवादी देश हैं और तीसरी दुनिया के राष्ट्र जिन्होंने 50 के दशक में अपने स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, जिनको कि अल्प विकसित या तीसरी दुनिया के राष्ट्र कहा जाता है। तो तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले अल्जीरिया के प्रसिद्ध विचारक फ्रांज फैनन ने किया था। याद रखिएगा, थर्ड वर्ल्ड शब्द का जो प्रतिपादन था फ्रांज फैनन ने किया था। अगला प्रश्न है, 20 ईयर्स क्राइसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। 20 ईयर्स क्राइसिस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.H. कार। E.H. कार दोस्तों एक यथार्थवादी विचारक हैं और उन्होंने 20 ईयर्स क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जनक अरस्तु को माना जाता है और अरस्तु के बारे में ये कहा जाता है कि उसने एथेंस के संविधान के निर्माण के दुनिया के कई प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया था तुलनात्मक रूप से, और उसके बाद उसने एथेंस के संविधान निर्माण की बात कही थी। तो तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों आर्थिक कूटनीति को डेवलपमेंट डिप्लोमेसी या विकास कूटनीति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस युक्ति को शक्ति का प्रतीक यानी करेंसी ऑफ पावर माना जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसे करेंसी ऑफ पावर या शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है? तो ये है परमाणु हथियार। यदि किसी देश के पास परमाणु हथियार हैं तो ये परमाणु हथियार जो हैं ये युद्धों के निवारक का कार्य करते हैं और इसे करेंसी ऑफ पावर भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अभिजनवादी विचारक का कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? इतिहास जो है वो कुलीन तंत्रों या अभिजनवादों का कब्रिस्तान है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन है दोस्तों पैरेटो का। पैरेटो ने कहा था कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नीति शास्त्र से अलग करने का कार्य किया था, इसी कारण उसे प्रथम राजनीतिक या प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक टर्म है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का अर्थ क्या होता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों, नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। नियंत्रण और संप्रेषण के विज्ञान को साइबरनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम निर्वाचक या पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो वो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे,
लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ, जो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन महात्मा गांधी का है। उन्होंने कहा कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ, जो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के नाम बताइए। प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कौन हैं? तो देखिए, मिशेल फूको, डेरिडा और लियोटार्ड। याद रखिएगा, मिशेल फूको, डेरिडा और लियोटार्ड प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों से संबंध में किसी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। यानी किसी राज्य की पहचान उसके द्वारा व्यक्तियों को या नागरिकों को दिए गए अधिकारों से जाना जाता है। अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है कि अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक फ्रॉम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरिक फ्रॉम ने एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है। ये कथन किसका है? दोस्तों जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है। ये कथन है एडोल्फ हिटलर का। और कूटनीति के अध्ययन के क्रम में आपने देखा होगा कि कूटनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण कारक होता है संबंधों को निर्धारण करने में, और कूटनीति की विफलता जो है वो राष्ट्रों को युद्ध के लिए या युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये कथन एडोल्फ हिटलर का है कि जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के अंतर्गत नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत अगर जो देखा जाए तो नीति आयोग को किस अभिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो दोस्तों नीति आयोग को स्टाफ अभिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि नीति आयोग की स्थापना एक थिंक टैंक के रूप में की गई है और स्टाफ अभिकरण परामर्शदात्री संस्थाएं होती हैं। इसके आधार पर हम नीति आयोग को वर्णित कर सकते हैं कि नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है जिसका कार्य योजनाओं और नीतियों के संबंध में भारत सरकार को परामर्श देना है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण विचार, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? दोस्तों क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का टकराव, ये संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन ने दुनिया की कुछ संस्कृतियों की पहचान की और उन्होंने बताया कि अब देशों में जो युद्ध है वो सांस्कृतिक तौर पर लड़ा जाता है और संस्कृतियों में टकराव होता है। इसमें उन्होंने क्रिश्चियन, इस्लामिक सभ्यता, जापानी सभ्यता, इसी तरह की 7 सभ्यताओं के बारे में बात की थी। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीति विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? तो ये हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जिसको कि नौकरशाही का जो है प्रामाणिक व्याख्याता माना जाता है, सर्वप्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। उन्होंने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइडिया ऑफ जस्टिस। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आइडिया ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक A.K. सेन या अमर्त्य सेन हैं और ये महत्वपूर्ण पुस्तक लोक कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर आधारित है कि किस प्रकार से जो निचले दर्जे के लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया, जो किससे संबंधित है? तो दोस्तों पुंछी आयोग का संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के चुनाव आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो दोस्तों पहले भारत का चुनाव आयोग जो था वो 1 सदस्य था, उसके बाद 1989 में इसे द्विसदस्यीय बनाया गया, लेकिन 1993 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को त्रिसदस्यीय आयोग बना दिया गया था। तो याद रखिएगा 1993। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है संविधान सभा अनिवार्य एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो ये विचार दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन का है। उन्होंने कहा था संविधान सभा के बारे में कि वो सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने इस विचार का निरूपण किया कि शक्ति पैसा की तरह है? शक्ति जो है वो मनी की तरह है, यानी जो एक कोटेशन आप पढ़ते हैं मनी इज पावर, तो शक्ति पैसा है या पैसा शक्ति है। तो उन किस विचारक का ये जो सिद्धांत है या कथन है कि शक्ति जो है वो पैसे की तरह होता है? तो ये है टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स का विचार है कि शक्ति पैसे की तरह है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूजीसी नेट परीक्षा राजनीति विज्ञान विषय के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और देखा ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।